मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। परशुराम शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास 10 जनवरी की रात, अंतिम और 7वां भाग। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। रमेश ने दिल्ली फोन मिलाया। उसने फोन कैलाश वर्मा को मिलाया था। मैं फिलहाल तुम्हारी एजेंसी से काम लेना चाहता हूँ। काम की फीस मिलेगी। बोलो। दिल्ली में मेरी पत्नी सीमा कहीं रहती है। तुम तो सीमा से मिल चुके हो ना? हाँ, शक्ल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सीमा आजकल दिल्ली में है। मुझे सिर्फ एक सूत्र का पता है, उसी के सहारे तुम सीमा का पता निकालो। वे आजकल मुझसे अलग रह रही है। अच्छा, यह बात है, सूत्र बताओ। होटल डेलोरा। तब मुझे उसका एक फोटो तुरंत भेज दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। काम जल्दी करना है। जल्दी ही होगा। फीस? अपने लोग खो जाएं तो उन्हें खोज कर घर पहुंचाने में मुझे बड़ा सुख मिलता है रमेश। यही सुख और खुशी मेरी फीस है। मैंने एक बार तुम्हें बहुत नाराज कर दिया था। शायद नाराजगी दूर करने का मौका मेरे हाथ आ गया है। कैलाश वर्मा ने वह काम जल्दी कर डाला। एक सप्ताह में उसका फोन आ गया। भाभी यहाँ नहीं है। वह कुछ दिन रजौरी गार्डन में रही, उसके बाद मुंबई लौट गई। दिल्ली में उसकी एक खास सहेली रहती है, उससे बम्बई का एक पता मिला है। नोट कर लो, शायद सीमा भाभी उसी पते पर मिल जाएंगी। रमेश ने मुंबई के पते पर मालूम किया। पता लगा सीमा मुंबई में ही है और उसी फ्लैट पर रहती है जिसका पता कैलाश वर्मा ने दिया था। हल्की बरसात हो रही थी। आकाश पर सुबह से बादल छाए हुए थे। रमेश एक टैक्सी में बैठा था। टैक्सी में नोटों से भरा सूटकेस रखा था। वह कोलाबा के क्षेत्र में एक इमारत के सामने रुका। रात के 11 बज रहे थे। दिन भर से वह प्रतीक्षा कर रहा था कि बारिश रुक जाए तो वह चले, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने कत्ल की सारी कमाई सूटकेस में भर ली थी और अब ये सारी रकम सीमा को देने जा रहा था। फ्लैट की खिड़की पर रोशनी थी। खिड़की पर एक स्त्री का साया खड़ा था। शायद वह हर रात मेरा इसी तरह इंतजार करती होगी। उसे भी तो हमारी मोहब्बत की यादें सताती होंगी। वह भी तो मेरी तरह तनाई में रोती होगी। रमेश देखते ही पहचान गया कि खिड़की पर खड़ी स्त्री उसकी पत्नी सीमा ही है। वह हसीन ख्यालों में खो गया। तभी रमेश को एक झटका सा लगा। खिड़की पर धीरे धीरे एक पुरुष साया उभरा। उसे देखकर रमेश के चक्के छूट गए। पुरुष ने स्त्री की बाहों में लिया। दोनों खिड़की से हटते चले गए। ये कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं वे औरत सीमा ना हो? देखना चाहिए छिपकर। रमेश ने टैक्सी का भुगतान किया, सूटकेस को उठाया और नीचे उतर गया। वह रेनकोट पहने हुए था। इमारत का गेट पार करके अंदर चला गया और शीघ्र ही उस फ्लैट तक पहुंच गया। उसने दरवाजे पर कान लगा दिए। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, फिर भी अंदर से हंसने की आवाजें बाहर पहुंच रही थी। हंसने की आवाज सीमा की थी। वह खिलखिलाकर हंस रही थी। फिर एक पुरुष का स्वर सुनाई दिया। वो कुछ कह रहा था। रमेश ने की होल से झांक कर देखा। अंदर रोशनी थी। रोशनी में जो कुछ रमेश ने देखा उसके तो छक्के छूट गए। उसकी पत्नी किसी पुरुष की बाहों में थी। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। रमेश का शरीर सर से पांव तक कांप गया। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उससे कत्ल करवाने वाला शंकर नागा रेड्डी उसकी बीवी का आशिक है और उसकी बीवी इसी काम में शामिल है। उसके सामने सारे चेहरे घूमने लगे। कैसे सब कुछ हुआ। उसकी बीवी का घर छोड़कर जाना, 25 लाख की रकम की मांग करना और फिर शंकर का आना, 25 लाख की डील करना। तो क्या उसकी बीवी सीमा पहले से ही शंकर से मिली हुई थी? क्या माया दास ने भी नाटक ही किया था ताकि ऐसी परिस्थिति खड़ी की जा सके? मैं अपने आप को कितना चतुर खिलाड़ी समझ रहा था और यहाँ तो खुद मेरी बीवी ने मुझे मात दे दी। रमेश पर जुनून सवार हो गया। उसने दरवाजे पर ठोकरें मारनी शुरू की। धाड़ धाड़ की आवाजें इमारत में गूंजने लगी। दरवाजा तोड़ते ही रमेश आंधी तूफान की तरह अंदर घुसा। खबरदार, आगे मत बढ़ना। शंकर ने रमेश की तरफ रिवॉल्वर तान दी। तो यह है उसका सवाल का जवाब कि तुमको कैसे पता चला कि मैं 25 लाख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? हाँ, और मैं यह रकम वापस भी चाहता हूँ। तुम इस रकम को सीमा के हवाले करते और सीमा मुझे दे देती, लेकिन इस रकम को हम अब तुम्हें दान करते हैं। जाओ यहाँ से। साले,
रमेश ने पास रखा सूटकेस उछाला। शंकर ने फायर किया। उसी समय सूटकेस शंकर के हाथ से टकराया। सूटकेस के साथ रिवॉल्वर भी जमीन पर आ गिरी। रमेश का ध्यान रिवॉल्वर पर था। उसका अनुमान था कि शंकर दोबारा रिवॉल्वर पर झपटेगा, इसलिए रमेश ने रिवॉल्वर पर ही छलांग लगाई। रिवॉल्वर रमेश ने अपने काबू में तो कर ली, लेकिन तब तक शंकर टूटे दरवाजे के रास्ते छलांग लगाकर भाग चुका था। रमेश दरवाजे तक आया, लेकिन तब तक शंकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। रमेश हाँफ रहा था। उसने शंकर का पीछा करना व्यर्थ समझा। वह टूटे दरवाजे से पलटा। सामने उसकी बीवी खड़ी थी, उसकी बेवफा बीवी, वह बीवी जिसने उसे कहीं का ना छोड़ा था। रमेश का हाथ धीरे धीरे उठने लगा। रिवॉल्वर की नाल उठ रही थी। जो जो उसका हाथ सीमा की तरफ उठता जा रहा था, उसका चेहरा जल्द पड़ता जा रहा था। फिर वह सूखे पत्ते की तरह कांपती पीछे हटी। कहाँ तक हटती? चंद कदम के फासले पर ही दीवार थी। वह दीवार से जा लगी। रिवॉल्वर वाला हाथ पूरी तरह तन गया। रमेश की आंखों में खून उतर आया। नहीं, सीमा के मुंह से निकला, मुझे माफ कर दो। धाएं, एक गोली चली। सीमा के मुंह से चीख निकली। धाएं। रमेश ने पूरी रिवॉल्वर खाली कर डाली। रिवॉल्वर की सारी गोलियां खाली होने पर भी वह ट्रिगर दबाता रहा। खून से लहूलुहान सीमा फर्श पर ढेर हो गई। रमेश का हाथ नीचे धीरे धीरे चला गया। खट की आवाज हुई। रिवॉल्वर फर्श पर आ गिरी। कुछ देर तक रमेश खामोश रहा। सूटकेस खुला हुआ था। कमरे में नोट बिखरे पड़े थे। रमेश ने जनूनी हालत में नोटों को फाड़ फाड़ कर सीमा की लाश पर फेंकना शुरू कर दिया। यह ले 25 लाख की दौलत, तुझे यही चाहिए थी ना? ले। वह नोट फेंकता रहा। टूटे हुए खुले दरवाजे के बाहर कुछ चेहरे नजर आ रहे थे। रमेश सीमा की लाश पर गिरकर रोने लगा। फूट फूट कर रोता रहा। फिर उसने धीरे धीरे खुद को शव से हटाया और टेलीफोन के करीब पहुंचा। टेलीफोन पर वह पुलिस को फोन करने लगा। रमेश का मुकदमा हारने के बाद इंस्पेक्टर विजय का ट्रांसफर हो गया था। गोरेगांव से कुलाबा पुलिस स्टेशन में उसका तबादला हुआ था। विजय का प्रमोशन ड्यू था, परंतु इस केस में पुलिस की जो छिछालीदार हुई, उसका दंड विजय को भोगना पड़ा। उसका एक स्टार उतर गया था। अब वह सब इंस्पेक्टर बन गया था। उसकी सर्विस बुक में भी एक बड़ी बैड एंट्री हो चुकी थी। कुलाबा पुलिस स्टेशन में स्टेशन का इंचार्ज रविकांत बोरेड था। विजय उसका मातहत बनकर गया था। इस वक्त इंचार्ज घर पर सो रहा था और ड्यूटी पर विजय मौजूद था। रात के 11:30 बज रहे थे। अचानक कुलाबा पुलिस थाने में टेलीफोन की घंटी बज उठी। विजय ने फोन रिसीव किया। हेलो, कुलाबा पुलिस स्टेशन? दूसरी तरफ से पूछा गया। यस, इट इज कुलाबा पुलिस स्टेशन। मैं एडवोकेट रमेश सक्सेना बोल रहा हूँ। क्या? विजय चौंक पड़ा। तुमको कैसे पता चला कि मेरे ट्रांसफर इस थाने में हो गया है? आज ही तो मैं यहाँ आया हूँ। ओ विजय, तुम बोल रहे हो? सॉरी, मुझे नहीं मालूम था यहाँ भी तुम मुझे मिलोगे। खैर अच्छा ही है यार, तुम हो। देखो, अब जो मैं कह रहा हूँ जरा गौर से सुनो। बोलो, तुम्हारी हर बात मैंने आज तक गौर से ही सुनी है। तभी तो मैं इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बन गया, थाना इंचार्ज से सहायक बन गया। लेकिन यह मत समझना कि मैं हार गया हूँ। मैं ये जरूर पता लगा लूंगा कि तुमने जेएन का कत्ल कैसे किया। यह मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। नहीं दोस्त, मैं तुमसे नहीं पूछने वाला, मैं खुद इसका पता लगाऊंगा। खैर, यहाँ मैंने तुम्हें फोन एक काम के सिलसिले में किया है। अभी इन बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम अभी अपनी रवानगी दर्ज करो। पता मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ एक खून कर डाला है। क्या? विजय उछल पड़ा। हाँ विजय, मैंने अपनी बीवी का खून कर डाला है। तुमने भाभी का खून? मगर भाभी तो दिल्ली में रहती हैं। रहती थी, अब यहाँ है, वो भी जिंदा नहीं, मुर्दा हालत में। देखो रमेश, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। ये मजाक नहीं है। तुरंत अपनी फोर्स लेकर मेरे बताए पते पर पहुंचो। यहाँ मैं पुलिस का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुमने कोताही बरती तो मैं पुलिस कमिश्नर को फोन करूंगा। उसके बाद तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती है। एक कातिल तुम्हें फोन करता रहा और तुम मौका वारदात पर नहीं पहुंचे। पता बताओ। रमेश ने पता बताया और फोन कट गया। विजय ने थाना इंचार्ज रविकांत को उसी वक्त जगाया और स्वयं रवानगी दर्ज करके घटनास्थल की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ 4 सिपाही थे। बिल्डिंग के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। बारिश थम गई थी। खून से लथपथ सीमा की लाश पड़ी थी।
रमेश के लिबास पर खून के धब्बे थे। वह विक्षिप्त सा बैठा था। पास ही रिवॉल्वर पड़ी थी। पूरे कमरे में नोट बिखरे पड़े थे। लाश के ऊपर भी नोट पड़े हुए थे। विजय ने कैप उतारी और लाश का मुआयना किया। उसका सीना गोलियों से छलनी नजर आ रहा था। विजय उठ खड़ा हुआ। उसने एक चुपती दृष्टि रमेश पर डाली, फिर उसका ध्यान रिवॉल्वर पर गया। रिवॉल्वर अपनी कस्टडी में लेने के बाद रमेश की तरफ मुड़ा। रमेश ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। विजय ने हथकड़ी पहना दी। घटना स्थल पर रविकांत बोरेट के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए। रमेश को कुलाबा पुलिस थाने के लॉकअप में बंद कर दिया गया। लॉकअप में बंद होते समय रमेश ने कहा, विजय, मैंने इंसानों की अदालत को धोखा तो दे दिया, लेकिन आज मुझे यकीन हुआ कि इंसानों की अदालत से भी बड़ी एक अदालत और है। वह अदालत भगवान की अदालत है, जहाँ हर गुनाह की सजा मिलती है। उसी भगवान ने मुझसे यह दूसरा खून करवाया और मैं इस खून के जुर्म से अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं इस अपराध से बचना भी नहीं चाहूंगा। विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया और लॉकअप में ताला डाल दिया। एक बार फिर अखबारों में सुर्खियों में रमेश का नाम था। सीमा की तस्वीरें भी समाचार पत्रों में छपी थी। वह बड़ा सनसनीखेज कांड था। एक पति ने अपनी पत्नी के सीने में रिवॉल्वर की सारी गोलियां उतार दी। रमेश ने उसकी बेवफाई की दास्तान किसी को नहीं बताई थी, इसलिए अखबारों में तरह तरह की शंकाएं छपी। वहां एक आदमी और मौजूद था। विजय ने अगली सुबह रमेश से पूछताछ शुरू की। मुझे नहीं मालूम, रमेश ने कहा, लेकिन मैं पता निकाल लूंगा। उसका कसूर ही क्या है? सारा कसूर तो मेरी बीवी का है। उसने मेरे साथ बेवफाई की, मैंने उसे इसी की सजा दी। हमें यह तो पता लगाना है कि उस कमरे में जो नोट बिखरे पाए गए और बची हुई नोटों की गड्डियां जो सूटकेस में थी, वह कहां से आईं? तुम्हें इतनी मोटी रकम किसने दी? ठहरो, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम उसे सार्वजनिक नहीं करोगे। मैंने जेन का मर्डर किया, उसे अदालत में ओपन नहीं करोगे। मुझे जो सजा मिलनी थी वह सीमा के कत्ल से मिल जाएगी। खून एक हो या दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी सजा एक ही होती है, जो 2 बार नहीं दी जा सकती। अगर मुझे फांसी मिली तो फांसी 2 बार नहीं दी जा सकती। इस शर्त पर मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। नहीं, एडवोकेट सक्सेना, इस बेदाग पुलिस इंस्पेक्टर की बड़ी जग हंसाई हुई है, बड़ी रुसवाई हुई है, इसलिए वह फिर से अपना मान सम्मान पाने के लिए छटपटा रहा है। जब तक तुम्हें जेन मर्डर केस में सजा ना हो जाए, भले ही तुम्हें इस ताजे केस में सजा ना हो, फिर मैं कुछ नहीं बताने वाला। मैं मालूम कर लूंगा। तुम्हें घटना स्थल पर बहुत से लोगों ने देखा है। मैं आज तुम्हें रिमांड पर लूंगा। तो क्या तुम मुझे टॉर्चर करोगे? नहीं वकील साहब, आप दिग्गज वकील हैं, आपको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। आप अपना मेडिकल करवाकर कस्टडी में आएंगे। मैं तुम्हें उसी तरह 10 दिन सताऊंगा जिस तरह तुमने जीएन को सताया, और हर दिन मैं तुम्हें एक चौंका देने वाली खबर सुनाऊंगा। तुम कभी नहीं जान पाओगे, वक्त बताएगा। विजय ने रमेश को अदालत में पेश करके रिमांड पर ले लिया। अब वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। अदालत में भी वह चुप रहा। उसने अपना कोई बयान नहीं दिया। आज पहला दिन गुजर गया दोस्त, रमेश चुप रहा। आज मैं तुम्हें पहली खबर बताने आया हूँ। पहली जोरदार खबर यह है कि एडवोकेट साहब, कि हमने उस शख्स का पता लगा लिया है जो उस फ्लैट में आपके आने से पहले आपकी पत्नी के साथ मौजूद था। उसका नाम है शंकर नागा रेड्डी। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। एक दिन और गुजर गया। विजय एक बार फिर लॉकअप के सामने था। उसने हवलदार से कहा कि ताला खोलो। लॉकअप का ताला खोला गया। एडवोकेट रमेश सक्सेना साहब, आपके लिए दूसरी खबर है। वह रकम जो फ्लैट में बिखरी पड़ी थी, उसके बारे में एक अनुमान है कि वह 25 लाख रुपया आपको शंकर नागर रेड्डी ने दिया था। हम शंकर नागर रेड्डी को तलाश कर रहे हैं। वह अंडरग्राउंड हो गया है, मगर हम उसे सरकारी गवाह बना लेंगे, और वह सरकारी गवाह बनना भी चाहेगा, वरना हम 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके उससे उगलवा लेंगे कि उसने ये रकम आपको क्यों दी। विजय रुककर रमेश के खामोश चेहरे को देखता रहा। एनी क्वेश्चन? रमेश ने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तीसरा दिन गुजर गया। विजय एक बार फिर लॉकअप में दाखिल हुआ। मेरे साथ वैशाली भी काम कर रही है। वैशाली अब सरकारी वकील बन गई है। अगली 20 तारीख को हमारी शादी होने वाली है। ये रहा निमंत्रण।
विजय ने रमेश को निमंत्रण दिया। इस तारीख को तुम पेरोल पर छूट सकते हो रमेश। रमेश कुछ नहीं बोला। इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं सुनाना चाहता। हालात कुछ भी हो, तुम्हें शादी में शरीक होना है। रमेश ने कोई उत्तर ना दिया। चौथा दिन बीत गया। रमेश का मौन व्रत अभी टूटा नहीं था। आज की खबर बहुत जबरदस्त है रमेश सक्सेना। शंकर नागारेड्डी सरकारी गवाह बन गया है और उसने हमें बताया कि उसने 25 लाख रुपए तुम्हें जेएन की हत्या के लिए दिया था। उसका तुम्हारी पत्नी से भी लगाव था। अब यह बात समझ में आ गई कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर डाली। तुम्हारी बीवी यह कहकर तुम्हारी जिंदगी से रुखसत हो गई कि अगर तुम उसे फिर से पाना चाहते हो तो उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा कराना होगा। और ये शंकर यह रकम लेकर आ गया। तुमने जीन के कत्ल का ठेका ले लिया। शर्त यह थी कि तुम्हें कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार भी होना है और बरी भी, और तुमने शर्त स्वीकार कर ली। बाद में वह रुपया लेकर तुम पत्नी के पास पहुंचे। वह लोग यह सोच भी नहीं सकते थे कि तुम उस फ्लैट तक पहुंच जाओगे। सीमा यह चाहती थी कि पहले 25 लाख की रकम भी तुमसे ले ली जाए। उसके बाद वह शंकर से शादी कर लेती और तुम हाथ मलते रह जाते। रमेश चुप रहा। तुमने बड़ी जल्दी अपनी पत्नी का पता निकाला और जा पहुंचे उस जगह जहां तुम्हारी बीवी किसी और की बाहों में मौजूद थी, और फिर तुमने अपनी बीवी को बेरहमी से मार डाला। रमेश चुप रहा। अब ये बात तो साफ है कि इस काम के लिए 2 आदमियों का इस्तेमाल हुआ है, विजय ने कहा। दूसरा कौन? वैशाली बोली। क्या हम हमशक्ल था? मेरे ख्याल से यह डबल रोल वाला मामला हरगिज ना था। जेल के अंदर तो रमेश ही था, यह पक्के तौर पर प्रमाणिक है। कैसे कह सकते हो विजय? साफ सी बात है, हमने रमेश को राजधानी में बैठाया। राजधानी बड़ौदा से पहले कहीं रुकी नहीं। रामानुज ने रमेश को बड़ौदा में पुलिस के को हैंडओवर कर दिया, जहां रमेश को जेल भेज दिया गया। जब किसी आदमी को सजा होती है तो उसके फोटो और फिंगरप्रिंट उतारे जाते हैं। जेल में दाखिल होते समय भी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। रमेश सक्सेना 10 जनवरी को जेल में था। अब हमें यह पता लगाना है कि मौका वारदात पर कौन शख्स पहुंचा। लेकिन अगर वह शख्स कोई और था तो माया देवी ने उसे रमेश को क्यों बताया? क्या वह सचमुच रमेश का हमशक्ल था? अगर वह रमेश का हमशक्ल नहीं था तो क्या माया देवी भी इसी प्लान में शामिल थी? थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को रमेश समझ लेता हूँ। मेरी पत्नी 25 लाख की डिमांड करके मुझे छोड़कर चली गई और मुझे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। नागारेड्डी को भी उसके किए का सबक पढ़ाना चाहता हूँ, किंतु उसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून की निगाह में फांसी का मुजरिम है, किंतु उसे एक दिन की भी सजा नहीं हो सकती। मेरे मन में एक जबरदस्त हलचल हो रही है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि जनार्दन नागारेड्डी को क्या सजा दूं या दिलवाऊं, और कैसे। विजय खड़ा हुआ और टहलने लगा। तभी शंकर आता है, वैशाली बोली, और जनार्दन नागारेड्डी की हत्या के लिए 25 लाख देने की बात करता है। कुछ देर के लिए मैं धर्म संकट में पड़ता हूँ, फिर सौदा स्वीकार कर लेता हूँ। विजय बैठकर सोचने लगा। चारों गांवों के बयानों से पता चलता है कि रमेश पहले ही इनसे मिलकर इन्हें अपने केस के लिए गवाह बना चुका था। इसका मतलब रमेश ये चाहता था कि पुलिस को वह उस ट्रैक पर ले जाए जो वह चाहता है। उसने गवाह खुद इसलिए तैयार किए। पुलिस ठीक उसी ट्रैक पर दौड़ पड़ी जिस पर रमेश यानी मैं दौड़ना चाहता था। और ट्रैक में यह था कि पुलिस इस केस को एक ही दृष्टिकोण से इन्वेस्टिगेट करे, यानी सबको पहले ही एक लाइन दी गई, यह कि अगर जेन का मर्डर हुआ तो रमेश ही करेगा। इसलिए मर्डर स्पॉट से इंस्पेक्टर विजय तुरंत रमेश के फ्लैट पर पहुंचा, जहां उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ विजय। और इंस्पेक्टर विजय ने एक पल के लिए यह नहीं सोचा कि यह आवाज रिकॉर्ड की हुई भी हो सकती है। माय गॉड! विजय उछल पड़ा। यकीनन वह आवाज टेप की हुई थी। खिड़की के पास एक स्पीकर रखा था। मुझे ध्यान है, उसने एक ही डायलॉग बोला था, लेकिन वो शख्स जिसे मैंने खिड़की पर देखा। विजय रुका और उछल पड़ा। चलो मेरे साथ, हम जरा उस डिपार्टमेंटल स्टोर में चलते हैं। विजय और वैशाली डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंच गए। चंदू सेल्स काउंटर पर मौजूद था। इंस्पेक्टर विजय को देखते ही चौंका। मैंने झूठी गवाही नहीं दी सर, वही वो सब कहकर गया था। बस ड्रेस निकालो, विजय ने पुलिस के रौब में कहा। मेरा मतलब है वैसी ही ड्रेस। देता हूँ। चंदू ने ओवरकोट, पैंट, शर्ट सब लाकर रख दिया। मैं जरा यह ड्रेस चेंज करके देखता हूँ।
विजय ने ड्रेस का मुआयना किया और शॉप से बाहर निकल गया। तुमने एक बात गौर किया विशाली? रास्ते में विजय ने कहा। क्या? रमेश ने कॉस्ट्यूम चुनते समय मफलर भी रखा था, जबकि वह मफलर हमें बरामद नहीं हुआ। उसकी वजह क्या हो सकती है? वार्निंग के अनुसार उसने सारे कपड़े बरामद किए, पर मफलर क्यों नहीं करवाया? और इस मफलर का क्या इस्तेमाल था? मैं आज रात उस मफलर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। रात के ठीक 10 बजे विजय एक मोटरसाइकिल द्वारा माया देवी के फ्लैट पर पहुंचा। उसने फ्लैट की बेल बजाई। कुछ ही पल में द्वार खुला। दरवाजा खोलने वाली माया की नौकरानी थी। नौकरानी चीख मारी, तुम? वह दरवाजा बंद करना चाहती थी, लेकिन विजय ने दरवाजे के बीच में अपनी टांग फंसा दी। मालकिन में फिर आ गया। कौन आ गया? माया की आवाज सुनाई दी। तब तक विजय अंदर कदम रख चुका था। तभी माया देवी ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। तुम? वह चीख पड़ी। रमेश सक्सेना तुम? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। विजय ने सिर से हैट उतारा और फिर चेहरे से मफलर। अब विजय को सामने देखकर माया भी हैरान हो गई। वह हैरत से फटी आंखों से विजय को देख रही थी। आप? हाँ मैं। मगर बैठिए। विजय बैठ गया। मगर ये सब क्या है? मैं एक शक दूर करना चाहता था। क्या? माया देवी, अगर आपने पुलिस को बयान देते वक्त यह बताया होता कि फ्लैट में दाखिल होने वाले रमेश ने अपना चेहरा मफलर में छिपाया हुआ था, तो कहानी कुछ और बनती। मैं अदालत में कभी केस ना डालता और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता कि जिस रमेश सक्सेना का आपने चेहरा नहीं देखा, वह दरअसल रमेश ही था या कोई और। तो क्या वह रमेश नहीं था? नहीं मैडम, वह कोई और था। मगर उससे पहले जब रमेश मिला था तो वह धमकी देकर गया था। उसने यही ड्रेस पहना हुआ था। सारा धोखा ड्रेस का ही है। पहली बार यहाँ आया और तुम्हें गवाह बनाने के लिए कह गया। फिर उसने अपना चेहरा मफलर से ढका हुआ था। नहीं, लेकिन वापस जाते समय उसने चेहरा मफलर में छुपा लिया। उस वक्त मैंने ये समझा कि हो सकता है वह अपना चेहरा छिपाना चाहता हो, ताकि कोई राह चलता शख्स उसकी शिनाख्त न कर बैठे। और तुमने केवल उसका गेटअप देखकर समझ लिया कि वह रमेश है, लेकिन वह कोई और था जिसका कदकाठी हूबहू रमेश से मिलता था। हो सकता है कि उसकी चाल ढाल भी रमेश जैसी हो। यह भी हो सकता है कि उसने रमेश की आवाज की नकल करने की प्रैक्टिस कर रखी हो। विजय उठ खड़ा हुआ। छठा दिन। विजय इंस्पेक्टर के ड्रेस में नहीं था। वह उसी गेटअप में था। मफलर चेहरे पर लपेटे, काली पैंट, काली शर्ट, ओवरकोट। रमेश उसे देखकर चौंका। जब विजय अंदर दाखिल हुआ तो पीछे से हवलदार ने लॉकअप में ताला डाल दिया। विजय दीवार की तरफ चेहरा किए खड़ा हो गया। तुम कैसे पकड़े गए? रमेश के मुंह से निकला। विजय चुप रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब दो सोमू। तुम्हें तो अब तक लंदन पहुंच जाना चाहिए था। तुम कैसे पकड़े गए? बोलो। रमेश उठ खड़ा हुआ। रमेश विजय के पास पहुंचा। उसने विजय का कंधा पकड़कर एक झटके में घुमाया। विजय के चेहरे पर से मफलर खींचा और हैट विजय ने स्वयं उतार दिया। माय गॉड! रमेश पीछे हटता चला गया। उस पेचीदा सवाल का जवाब तुमने खुद दे दिया रमेश। अब गुत्थी सुलझ गई। वह शख्स जो तुम्हारी जगह कत्ल करने माया के फ्लैट पर पहुंचा, उसका नाम सोमू था। सोमू यानी वैशाली का बड़ा भाई, मेरा साला। अब बात समझ में आ रही है कि वह पिछले दिनों कह रहा था कि लंदन में उसे नौकरी मिल गई है। उसने अपना वीजा पासपोर्ट भी बनवा लिया था। शायद तुमने उसे पैसे के मामले में हेल्प की होगी। वह अपनी बहन की शादी की वजह से रुक ना गया होता तो यह गुत्थी कभी ना सुलझ पाती। क्या अब सोमू ने तुम्हारे प्लान के अनुसार कत्ल किया, तो खंजर पर उसके बजाय तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे पाए गए? अब हमें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। रमेश चुप हो गया। तुम अपने ही बनाए गेटअप से धोखा खा गए रमेश। तो भला माया देवी क्यों ना खाती? इतना कहकर विजय बाहर निकल गया। 7वां दिन। विजय एक बार फिर लॉकअप में था। अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितनी ही चतुराई से फुल प्रूफ प्लान क्यों ना बनाए, उससे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तुमने सोमू को उस चाकू के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया था जिससे जेएन का कत्ल हुआ। विजय कुछ पल के लिए खामोश हो गया। और हमने वह चाकू बरामद कर लिया है। यह चाकू सोमू ने उसी रात अपने घर के आंगन में गाड़ दिया था और अब वैशाली की मदद से उससे सब मालूम कर लिया है। 8वें दिन। विजय ने बड़े नाटकीय अंदाज में कहना शुरू किया, मिस्टर रमेश सक्सेना,
आपने पूरा प्लान इस तरह बनाया कि आप इस मर्डर की भूमिका इस तरह बनाना चाहते थे कि अगर जेएन का कत्ल कोई भी करता तो पुलिस आपको ही गिरफ्तार करती। आपने ये तय कर लिया था कि सबूत और गवाहों का रास्ता भी दुनिया के लिए आसान रहे, उसे कुछ भी तफ्तीश ना करनी पड़े और अदालत में आप यह साबित कर डालते कि आप उस समय कानून की कस्टडी में थे। उसके लिए यह भी जरूरी था कि आप शहर के दूसरे शहर में पकड़े जाएं। किसी भी शहर में जाकर थाने में बंद होना और जेल की हवा खाना बड़ा ही आसान काम है। विजय कुछ रुका। सोमू पर आपका एहसान था, उसे आपने बरी करवाया था और वैशाली का भी मार्ग प्रशस्त किया था। वैशाली ने जब घर में जिक्र किया कि आप पर जनार्दन नागरेड्डी को कत्ल करने का भूत सवार है तो सोमू दौड़ा दौड़ा आपके पास पहुंचा। सोमू ने आपसे कहा कि आपको किसी का खून करने की जरूरत है, वह किस काम आएगा। आपने सोमू को जांचा परखा, उसकी कद-काठी आपसे मिलती थी, बस आपको वह शख्स बैठे बिठाए मिल गया जिसकी आपको तलाश थी। यह वो कहानी थी जिसे ना तो पुलिस समझ सकती थी और ना अदालत। इस तरह तुम एक ही वक्त में दो जगह खड़े दिखाई दिए। आज तुम्हारा थाने में आखिरी दिन है। मैं परसों तुम्हें पेश कर दूंगा और जनार्दन नागरेड्डी का मुकदमा रीओपन कराने की दरखास्त करूंगा। 9वें दिन विजय ने वह चाकू रमेश को दिखाया जिससे कत्ल हुआ था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहां तुम्हारी उंगलियों के निशान किस तरह पाए गए। बियर की बोतल और गिलास जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे वह ओवरकोट की जेब में डाला गया था। जिस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे उसे भी वह साथ ले गया था। चाकू को जख्म में फंसाकर छोड़ दिया गया। जो बियर उसने फ्रिज से निकाल कर पी थी उसकी जगह दूसरी बोतल रख दी। हमारे डिपार्टमेंट ने दूसरी जगह उंगलियों के निशान उठाने की कोशिश तो की, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर वहां उन्हें कहीं भी तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं मिले। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमें उसी वक्त तलाश लेना चाहिए था, किंतु तुमने जो ट्रैक बनाया था वह इतना शानदार और नाकाबंदी वाला था कि हम ट्रैक के बाहर दौड़ सक रहे थे। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर यह सब तुम साबित नहीं कर पाओगे। मैं साबित कर दूंगा रमेश। अदालत इस केस में मुझे बरी कर चुकी है। कानून की जितनी धाराओं की जानकारी तुम्हें है उतनी ही वैशाली को भी है। रमेश, वह सरकारी वकील के रूप में कोर्ट में तुम्हारा खिलाफ खड़ी होगी। देखा जाएगा, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कह चुका हूं कि किसी भी जुर्म की 2 बार फांसी नहीं हो सकती, ना ही आजन्म कारावास। मैं वह केस तुम्हें सजा दिलवाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए रीओपन करूंगा और उसे जीत कर दिखाऊंगा, भले ही तुम्हें उसमें सजा ना हो। लेकिन सोमू, वह भी उतना ही गुनाहगार है जितने कि तुम। यह उसकी ज्यादती होगी, उसका कोई कोई कसूर नहीं है। एडवोकेट साहब, वह भी फांसी का ही मुजरिम है। सुनो विजय, मुझसे शतरंज खेलने की कोशिश मत करो। अगर तुमने बिसात बिछा दी है तो कानून की बिसात पर एक बार फिर तुम हार जाओगे और मुझे सीमा की हत्या के जुर्म में सजा नहीं दिलवा पाओगे। इसलिए मुझ पर दांव मत खेलो। यह सोचकर तुम केस रीओपन करना कि तुम दोनों केस हारोगे या जीतोगे, फिर यह ना कहना कि तुम सब इंस्पेक्टर भी नहीं रहे। 10वां दिन। मैं तुम्हें एक आखिरी खबर और देना चाहता हूँ। जब तक मैं गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा था तो ये कि जब तुमने कत्ल का प्लान बनाया तो ये सोच कर बनाया कि जनार्दन नागरेड्डी शनिवार की रात माया देवी की फ्लैट पर गुजारता है। 10 जनवरी भी शनिवार का दिन था, इसलिए तुमने सोचा कि हर शनिवार की तरह वह इस शनिवार को भी वहां जरूर जाएगा और तुमने मर्डर के लिए वह जगह तय कर दी। लेकिन मैंने माया दास को भी अरेस्ट कर लिया है। क्या? हाँ, माया दास भी इस प्लान में शामिल था, बल्कि माया दास इस मर्डर का सेंट्रल पॉइंट है। तुम चाहो तो सारे शहर को लपेट सकते हो। अब मैं तुम्हें अदालत में उपस्थित करने से पहले इस मर्डर प्लान की इनडोर स्टोरी सुनाता हूँ। दरअसल यह तो बहुत पहले तय हो गया था कि जेएन का मर्डर किया जाना है। माया दास और शंकर दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों की निगाह जनार्दन की अरबों की जायदाद पर थी। माया दास को यह भी डर था कि कहीं जनार्दन माया देवी से विवाह न कर ले। यह शख्स शंकर का आदमी था और जेएन की दौलत का 25% साझीदार बनना था।
मायादास मर्डर का मेन पॉइंट है। पहले उसने सोचा कि मर्डर करके अगर कोई गिरफ्तारी भी होती है तो किसी ऐसे वकील की व्यवस्था की जाए जो उन्हें साफ बचा कर ले जाए। उनकी नजरों में ऐसे वकील तुम थे। हो सकता है, रमेश ने कहा। उसने शंकर से तुम्हारा जिक्र किया। संयोग से शंकर तुम्हारी पत्नी को पहले से जानता था और क्लबों में मिलता रहा था। उसने ये बात सीमा भाभी से भी पूछी होगी। उधर मायादास ने भी तुम्हें टटोल लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि तुम इस काम में उनकी मदद नहीं करोगे। इस बीच एमपी सावंत का मर्डर हो गया और मायादास को एक मौका मिल गया। उसने ऐसा ड्रामा तैयार कर डाला कि तुम्हारी जेएन से ठन जाए। हालांकि उस वक्त जेएन भी तुमसे सख्त नाराज था क्योंकि तुम्हारी मदद से उसका आदमी पकड़ा गया था। या यूं समझ लो, वह किसी फिल्म का शॉट था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है मित्र। यहीं से सीमा ने तुमसे 25 लाख की डिमांड रखी और तुम्हें छोड़कर चली गई। अब तुम्हारे दिमाग में एक फितूर था कि यह जेएन के कारण हुआ। तुमने जेएन को सबक सिखाने की सोच ली, लेकिन तुम उस वक्त उसे कानूनी तौर पर बांधना चाहते थे। ठीक उसी वक्त गरम लोहे पर चोट की गई, यानी शंकर फ्रेम में आ गया। रमेश के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। मुझे मत सुनाओ ये सब। इसलिए तो मैंने सीमा को दंड दिया। मैं उसे बेइंतहा प्यार करता था। उसने मुझे क्या दिया, क्या सिला दिया उसने। और तुम तो सब जानते हो क्या कमी थी मुझ में। मैंने उसकी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की। उसके क्लबों के बिल भी भुगतता रहा। मैंने उसकी आजादी में कभी टांग नहीं अड़ाई। फिर भी उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उसे सजा मिल चुकी है, लेकिन मुझे किस गुनाह की सजा मिली जो मेरा एक स्टार उतार दिया गया। खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जनार्दन नागारेड्डी खुद मर्डर स्पॉट पर कैसे घुस गया। उसे मायादास ने वहां पहुंचाया था। हाँ, तुमने इसी बीच शंकर को फोन किया था और उस समस्या का समाधान चाहा था, और शंकर ने कह दिया कि समाधान हो जाएगा। जेएन को उस जगह पहुंचाने में मायादास को जरा भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। दैट्स ऑल मी लॉर्ड। विजय बाहर निकल गया। अदालत और अदालत से बाहर एक बार फिर तिल रखने की जगह न थी। योर ऑनर, इस संगीन मुकदमे पर प्रकाश डालने से पहले मैं अदालत से दरखास्त करूंगी कि मुझे जेएन मर्डर केस पर एक बार फिर प्रकाश डालने का अवसर दिया जाए, क्योंकि सीमा मर्डर केस का सीधा संबंध जनार्दन नागारेड्डी के मर्डर केस से जुड़ता है और कत्ल की इन दोनों की वारदातों का मुलजिम एक ही व्यक्ति है, रमेश सक्सेना। जनार्दन नागारेड्डी मर्डर के बारे में कानून, अदालत, न्यायाधीश, पुलिस को एक शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था। कानून के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। इसलिए जनार्दन नागारेड्डी मर्डर केस को दोबारा शुरू करने की अनुमति देती है। थैंक यू योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, रमेश ने आपत्ति प्रकट की। जेएन मर्डर केस का फैसला हो चुका है। अदालत अपना दिया फैसला कैसे बदल सकती है? बदल सकती है, वैशाली ने दलील दी। ठीक उस तरह जैसे सेशन कोर्ट में दिया गया फैसला हाई कोर्ट बदल देती है। कानूनी बहसों के बाद वैशाली का पक्ष उचित ठहराया गया। यह अलग बात है कि जेएन मर्डर केस को हाई कोर्ट में रीओपन करने की इजाजत दी गई। रमेश सक्सेना के यह दोनों ही केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए। रमेश के अतिरिक्त मायादास और सोमू भी मुलजिम थे। तीनों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। वैशाली ने मुकदमा जीत लिया। जेल जाते समय वैशाली और विजय ने रमेश से मुलाकात की। हाँ, मैं हार गया, सचमुच हार गया। तुम्हें बधाई देता हूँ वैशाली। याद रखना, मेरी बात तुम्हें मेरे आदर्शों पर चलना है। वही सब तो किया है मैंने सर। कानून के आदर्शों को स्थापित किया। मुझे तुम पर फक्र है और विजय तुम पर भी। आखिर जीत सच्चाई की होती है। अब मैं चलता हूँ, कुछ आराम करना चाहता हूँ। आपको और सोमू को हमारी शादी में आना है। इसके लिए हमने पैरोल की एप्लीकेशन लगवा दी है, विजय ने कहा। उचित होता कि तुम इस अवसर पर ना बुलाते। नहीं, ये हमारी जाति मामला है। वैशाली को आपने आशीर्वाद देना है। कानून की लड़ाई तो खत्म हो चुकी, अब हमारे पुराने संबंध तो खत्म नहीं होंगे। हम जेल में भी मिलने आते रहेंगे। शादी में तो शामिल होना ही होगा रमेश। ओके ओके। रमेश ने विजय और वैशाली के हाथ जोड़े और उन्हें थपथपाया और वह फिर सलाखों के पीछे
चला गया। उपन्यास यहीं समाप्त होता है। नए उपन्यास के साथ शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।